Assalamu alaikum. We had started the OPD cases of different specialties and now we're going to discuss about some medical emergencies जो कि आपको फेस करनी पड़ती हैं, उनको हम थोड़ा सा साथ साथ देखेंगे. OPD कोर्स जो है वो साथ साथ चलेगा. ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल जो हमारी फर्स्ट मेडिकल इमरजेंसी है उसमें जो फर्स्ट टॉपिक है दैट इज़ अबाउट द एक्यूट कोरोनरी सिंड्रोम. सो व्हाट विल बी द प्रेजेंटिंग कंप्लेंट. यू ऑलरेडी नाउ दैट जो भी पेशेंट हार्ट अटैक के साथ आता है उसमें सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि एक स्टेबल एंजाइना होता है, एक अनस्टेबल एंजाइना होता है. अनस्टेबल एंजाइना के अलावा एक स्टेमी होता है, एक नॉन स्टेमी होता है. स्टेमी मीन्स के ST एलिवेशन जो है मायोकार्डियल इन्फार्क्शन है, और नॉन स्टेमी मीन्स के जो है ना ST डिप्रेशन, नॉन ST एलिवेशन, ठीक है, MI है. और यू नो दैट के जो स्टेबल एंजाइना होता है उसको अगर आप थोड़ा सा रिवाइज़ करें तो दैट एक्चुअली comes at some physical activity and it is relieved by rest or sublingual nitrates. And the unstable angina, it doesn't improve with the rest or sublingual nitrates, and we need some anticoagulation to treat that unstable angina. And in case of myocardial infarction, if it's non-STEMI, then we can manage it in the medicine. Okay, but if it is STEMI, ST elevation, if you find the a patient with chest pain and we do ECG and it comes as ST elevation myocardial infarction, so we do what? We do urgent PCR thrombolysis, and we cannot do that in the medicine department obviously, and we refer that patient urgently to the cardiac, okay, CCU, medical cardiac emergency. Okay, so what will be the presenting complaint of a patient with the coronary vessels being blocked by thrombus or something? क्या होगा उसको जब उसका थ्रोम्बस आके उसकी कॉरोनरी वेसल्स को ब्लॉक करेगा? पेशेंट विल प्रेजेंट टू यू विद सबस्टर्नल चेस्ट पेन. इट कैन हैपन इन द GERD also, okay, in some other DDs, but we are discussing about acute coronary syndrome. What happens? Substernal chest pain. Obviously coronary vessels block हो गई हैं, पेशेंट चेस्ट पेन के साथ आएगा. और जब पेशेंट चेस्ट पेन के साथ आता है, दूसरा क्वेश्चन हम करते हैं कि वो वहाँ से कहीं और तो नहीं जा रही दर्द. सो रेडिएट्स टू जॉ, आर्म एंड लेफ्ट शोल्डर. फिर 7 चीज़ें पूछते हैं. सांस में मसला तो नहीं हो रहा, SOB होती है, दिल खराब तो नहीं हो रहा, उल्टी तो नहीं आ रही, पसीने तो नहीं आ रहे. दिस इज़ मच मच इम्पॉर्टेंट. डायफ्रेसिस, पसीने तो नहीं आ रहे, स्वेटिंग, सिनकोपी, बेहोश तो नहीं हो गया, बेहोश तो नहीं हुए थे, ठीक है. सो दिस इज़ टिपिकल case of chest pain, typical chest pain. But in case of 1/3 patients, it's atypical chest pain in which there is no chest pain. That's known as silent MI. It happens in the case of old age, females and diabetics. Okay, so first of all is the presenting complaint. Patient किसके साथ आएगा? चेस्ट पेन. कहाँ पे है? हाथ रख के बताएं. चेस्ट पेन बताएगा इधर दर्द है. डिफ्यूज़ पेन, पूरा हाथ चेस्ट पे रखेगा. कहाँ रेडिएट कर रही है? कहीं और तो नहीं दर्द जा रही? हाँ जा रही है, जॉ में जा रही है, लेफ़्ट शोल्डर में जा रही है. फिर सांस तो नहीं उखड़ रहा, साथ में पसीने तो नहीं आ रहे, साथ में दिल हड़ाप तो नहीं हो रहा, उल्टी तो नहीं आ रही, बेहोश तो नहीं हुई थे. सारा कुछ पूछा. फिर क्या पूछा कि ये पेन आपको मुसलसल रह रही है या सुकून आराम करने से, रेस्ट करने से ठीक हो रही है, या कोई नीचे ज़ुबान के रखने वाली पहले कोई गोली इस्तेमाल करते थे, पहले कभी कोई मसला हुआ हो, ठीक है. कोमॉब्स पूछे, डायबिटीज़ तो नहीं है, हाइपरटेंसिव तो नहीं है, सारा कुछ पूछा. जैसे आप जनरल हिस्ट्री लेते हैं, ठीक है, पास्ट मेडिकल हिस्ट्री, पास्ट सर्जिकल हिस्ट्री एंड पास्ट सम एलर्जिक हिस्ट्री, ड्रग हिस्ट्री, फिर आपका सोशियो इकोनॉमिक, ओके, एंड पर्सनल हिस्ट्री, स्मोकिंग तो नहीं करता, ऑल दीज थिंग्स. उसका वेट नोट कर लिया आपने. सो अब हम बात करते हैं
के दो तरह के एम आई हैं, एस टी एलिवेशन एम आई है, एस टी डिप्रेशन एम आई है विथ टी वेव इन्वर्जन. सो इन केस ऑफ द एस टी डिप्रेशन वी डू, जब हमने ई सी जी की आपको एस टी डिप्रेशन मिली, वी सेंड tropi, which is troponin I, and cardiac markers. If they are positive, it's anSTEMI. If they are negative, this is unstable angina. So we differentiate it from that. Unstable angina को anSTEMI से differentiate करने के लिए tropi करवाते हैं. एस टी डिप्रेशन आपको दोनों में मिलेगा, ठीक है. तो जब ट्रोपाई करवाओगे, अगर नेगेटिव है इट इज़ अनस्टेबल, इफ इट इज़ पॉजिटिव इट इज़ ट्रोपाई, इट इज़ नॉट अनस्टेमी. But if you find ST elevation, the patient needs per coronary intervention within 90 minutes, or patient needs thrombolysis with streptokinase etc. within 12 hours of the chest pain and angiography urgent. So we refer this patient by giving initial ACS protocol and refer this patient urgently to the cardiac emergency. So they perform either PCI or thrombolysis depending upon the time passed. Okay, so this is about the presenting complaint of the acute coronary syndrome, and what we do in case if we find ECG with the ST depression. We do tropi and cardiac markers, differentiate the unstable angina from anSTEMI by the history of the patient, examining the patient, and what we do in case of ST elevation. अब हम बना लेंगे DDs. A patient who comes to you with chest pain is not always the heart attack. Okay, it can be angina pain, which is stable angina. No need to worry. It can be pericarditis, it can be aortic dissection, it can be pleuritis pneumonia, it can be GERD, peptic ulcer disease, it can be costochondritis. So how we differentiate it from the typical chest pain of the heart? Okay, differentiate how. Stable angina pain relieves with rest and nitrates, while the unstable angina or STEMI or anSTEMI doesn't relieve with rest and nitrates. Pericarditis pain relieves with bending forward, but the pain of STEMI or unstable angina or STEMI doesn't relieve with bending forward. Okay, then aortic dissection. The pain of the aortic dissection radiates to back in between the scapula. Okay, that is tearing, stabbing pain of aortic dissection. Then pleuritis and pneumonia में क्या होता है? Pleuritic pain होती है. In case of GERD and peptic ulcer disease, the pain aggravates with taking of food. Okay, and there is no radiation of some of that pain. There is no sweating, no associated syncope, no associated the typical chest pain characteristics like SOB. Okay, देन कोस्टोकंड्राइटिस में क्या होगा कि जो रिब्स होंगी उनके एंड्स पे जो कार्टिलेज है उसका इन्फेक्शन हुआ है, एंड दैट इज़ पॉइंटिंग पेन. पेशेंट उंगली रख के बताएगा कि इस जगह पे पेन है, एंड दैट इज़ टेंडर पॉइंट. ओके, नॉट डिफ्यूज लाइक पेशेंट पूरा हाथ रख के नहीं बताएगा इस जगह पे लोकलाइज्ड पेन है, नॉट दैट डिफ्यूज्ड पेन like that of myocardial infarction. Okay, so these are the DDs. We have to exclude these all these things. Okay, and then after a perfect history examination, okay, first of all that is much important is vitals and urgent ECG as soon as possible, ASAP. A patient presents to you with chest pain, don't rule out other causes. Okay, first do ECG. Okay, any patient, कोई भी patient आपके पास chest pain के साथ आया है, you have to perform ECG. बेशक आपको history examination से नहीं मिल रही, you have to perform ECG. Okay, because बहुत से लोग chest pain के साथ आते हैं, you consider that is GERD, but that comes out to be is the ST elevation और ST depression, myocardial infarction. ठीक है,
So this is much important to do urgent ECG. Urgent ECG may show STEMI or NSTEMI, and we have already discussed that what ECG is like that of STEMI and NSTEMI and what we do. देन वी डू बेस लाइन्स. ओके, बेस लाइन्स में आपके पास क्या होता है, CBC होते हैं, RFTs होते हैं, LFTs होते हैं. ठीक है, आपके जो है यूरिन इनकम्प्लीट एग्जामिनेशन होता है, PT हेपेटिटी INR होता है. ठीक है, और क्या होता है, और आपका जो है वायरल मार्कर्स होते हैं. सो दीज आर द ऑल द बेस लाइन्स. ठीक है, वो आपने भिजवा दी. ठीक है, पेशेंट को पहले स्टेबलाइज़ किया, ABC के थ्रू स्टेबलाइज़ किया. ठीक है, सर्कुलेशन में ये आपका क्या आ जाएगा, उसकी दोनों आपने IV लाइन पास की. ठीक है, उसके ECG करने के साथ साथ उसकी IV लाइन पास की और उसके सैम्पल्स ले लिए ब्लड के, बेस लाइन्स भिजवा दी. लिपिड प्रोफाइल इज़ मच इम्पॉर्टेंट बिकॉज वी हैव टू डिसाइड दैट वेदर वी विल गिव statins in case of management of this patient or not, and that is by if we do lipid profile. If it is deranged, we have to give statins. Okay, next is chest x-ray. Chest x-ray may show any finding related to the SOB patient is having, and may show anything. Okay, next is cardiac enzymes. Okay, so serial tropi. If tropi level is more than 0 or equal to 0.04 milligrams per deciliter, then it is MI. Okay, tropi का क्या सीन होता है, it rises in 4 to 6 hours and it remains elevated for 7 to 10 days. But the other one is CKMB. Okay, and CKMB rises in 6 hours and normalizes in 40 hours, 48 hours. tropi कितनी देर के लिए रह रहा था, 10 दिन के लिए रह रहा था. एंड दिस CKMB ये कितनी देर के लिए रह गई, 2 दिन के लिए रह रहा है. तो ऑब्वियसली आप ट्रोपाई जो है वो ज़्यादा अच्छा है, और सीरियल ट्रोपाइज आप करते हो. और CKMB जो होता है ये री इन्फार्क्ट के लिए अच्छा होता है कि अगर किसी को दोबारा से अटैक हुआ है तो उसको चेक करने के लिए होता है. ओके, सो till now we have discussed about the presenting complaint of the patient. We have discussed about how the ECG of STEMI and NSTEMI looks like, and what we do, how we differentiate unstable and the NSTEMI by the ECG and by the tropi. Okay, and how we differentiate and how we do in case of NSTEMI and what we do in case of NSTEMI and what we do in case of STEMI. Okay, urgent referring of the patient with STEMI. Okay, we discussed about the DDs. We discussed that what investigations we do. First is urgent CBC. Urgent ECG. Next is baselines, lipid profile, chest X-ray, tropi, cardiac enzymes. Cardiac enzyme में tropi है, CKMB है. CKMB rises. Both CKMB and the tropi rise in the 4 to 6 hours, and the tropi remains elevated for 7 to 10 days, while CKMB remains elevated for the 48 hours and normalize. So we do tropi, serial tropis, and CKMB we do that for the re-infarct. Now we will discuss about how we manage the patient of acute coronary syndrome in the medical emergency. So first of all, very much important is what the stabilization of the patient, airway, breathing, circulation. Okay, so patient presents to you with shortness of breath, uski airway sahi karo, breathing sahi karo. Patient presents to you with the deranged circulation, so first we do manage the circulation. Then ACS protocol, very much important. You should have this ACS protocol on your fingertips with the patient. Typical chest pain. Okay, typical chest pain, urgent ECG and ACS protocol must. You can save the life of that patient by this ACS protocol if you find out the myocardial infarction in ECG. Okay, so you do what you do, you give the ACS protocol. What is the ACS protocol? Loading dose of aspirin, of clopidogrel. So aspirin की dose क्या है, that is 300 mg per oral stat. So डिस्प्रिन के नाम से आती है एस्पाइरिन, 300 mg की टेबलेट है, वो दे दो एक.
या फिर लुपरिन की टैबलेट आती है, वो 75 mg की होती है, तो आपने 300 mg की देनी होती है ना, तो 75 mg की 4 टैबलेट्स दोगे. देन टैब एस्कार्ड 75 mg 4 टैबलेट्स. ओके. देन नेक्स्ट इज़ क्लोपिडोग्रल. क्लोपिडोग्रल की भी डोज क्या है, 300 mg पर ओरल स्टैट. इसकी जो ब्रांड्स आते हैं डैट इज़ टैब लो प्लेट 75 mg 4 स्टैट, टैब नो क्लॉट 75 mg 4 टैब्स, टैब डी प्लेट 75 mg 4 टैब्स. ओके. सो अगर पेशेंट की एज ज़्यादा है 75 to 80 ईयर्स, तो फिर आप 8 टैबलेट्स देते हो. ओके, डबल ऑफ दैट. नेक्स्ट is anticoagulation. Anticoagulation is important. Okay, so what we do in case of anticoagulation, we give injection heparin to resolve that clot which is actually blocking the coronary vessels. So we give injection heparin 1 cc 500 international units IV stat, or we give injection Claxane 60 mg subcutaneous stat. इसमें से heparin is best, but if the heparin is not available, then we give Claxane. But Claxane is given if the RFTs of the patient are stable. Okay, so we give injection Claxane 60 mg subcutaneous stat, or injection heparin 500 international units IV stat. Okay. नेक्स्ट इज़ कार्डियोलॉजी कंसल्टेशन. ये साथ साथ चलेगी ACS प्रोटोकॉल देने के बाद. ठीक है, ACS प्रोटोकॉल सेव्स द लाइफ ऑफ द पेशेंट. ओके, दिस इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट. पेशेंट आया चेस्ट पेन के साथ, ECG की अर्जेंट. ठीक है, और साथ ही आपने उसको, अगर आपको लग रहा है टिपिकल चेस्ट पेन है, ठीक है, पेशेंट आया है, उसको डिफ्यूज़ चेस्ट पेन है, रेडिएट कर रही है जॉ में और लेफ़्ट आर्म में, और उसको सांस नहीं आ रहा, उसको पसीने आए हुए हैं. ठीक है, आपको टिपिकल चेस्ट पेन लग रही है, अर्जेंट CVC करवाई है, माइक्रोड इन्फार्क्शन मिल गया है, जल्दी से आप उसको स्टेबलाइज़ करो ABC करके, और उसको जल्दी से ACS प्रोटोकॉल दो. टैब एस्पारिन दो 300 mg, टैब क्लोपिडोग्रल दो 300 mg. एंटीकोगुलेशन करनी है तो करो, इंजेक्शन हेपरिन दो स्टार्ट में, और फिर उसका जल्दी से ACS प्रोटोकॉल देने के बाद आपने क्या करना है, उसको कार्डियोलॉजी कंसल्टेशन करवानी है. फिर दूसरी चीज़ क्या है कि अगर पेशेंट की पेन जो है वो नहीं ठीक हो रही, पेन रिलीव करने के लिए, और अगर उसका BP स्टेबल है, ठीक है, BP उसका स्टेबल है, ठीक है, BP आपने वाइटल्स ले लिए हुए हैं, अगर वो स्टेबल है, यू विल गिव नाइट्रेट्स विच विल डिक्रीज द प्रीलोड, कॉज वेजोडाइलेशन एंड कॉज द पेन रिलीफ ऑफ द पेशेंट. ओके, so we give tab Angisit, which is nitrate. Okay, 0.5 mg, it is glycerol trinitrate. 0.5 mg sublingual stat. Okay, और दूसरा ऑप्शन क्या है हमारे पास, इंजेक्शन आइजोकेट 10 mcg पर मिनट IV. ये आपने देना है. आइजोसार्बाइड डाइनाइट्रेट होता है आइजोकेट. एंजिसिट इज़ ग्लिसरल ट्राइनाइट्रेट एंड आइजोकेट इज़ आइजोसार्बाइड डाइनाइट्रेट विद क्लोज BP मॉनिटरिंग. ओके, अगर BP पेशेंट का ड्रॉप कर रहा है, obviously you will stop the nitrates. Okay, so nitrates are given for the pain relief of the patient. They are given if the patient's BP is stable. Okay, so we have two options for the nitrates, tab Angisid or injection Isocat. Next is if the patient is not stable now. Okay, in the admission you have to add this beta blocker. We will discuss it later. Okay, beta blocker we have options metoprolol और bisoprolol. So इसकी क्या ब्रांड्स होते हैं metoprolol के, metoprolol का जो ब्रांड है दैट इज़ टैब मीरोल 20 to 100 mg पर डे पर ओरल OD. ठीक है, और टैब कॉन्कर 2.5 to 10 mg per day tab per oral OD. Okay, so after stabilizing the patient, this was emergency patient. We discussed how we treat the patient of typical chest pain in emergency. What is important? ECG. Next, what is important? ABC. Next, what is important? ACS protocol. साइड बाय साइड हमारे क्या जाएंगे, बेस लाइन्स. साइड बाय साइड हमारी बेस लाइन्स चलेगी. ठीक है,
हमारे कार्डिक मार्कर्स चलेंगे, ये साइड बाय साइड हो रहा है. ओके, एंड if the patient's pain is not relieving, nitrates. If the patient BP is stable, then okay. Next is time for echo. अब पेशेंट स्टेबल हो गया हमारा, इको का टाइम निकालना है टू चेक फॉर इजेक्शन फ्रैक्शन एंड वॉल मोशन एबनॉर्मलिटी. ठीक है, इसको हमने देखा कि हार्ट कैसा वर्क करके. एंड कोरोनरी एंजियोग्राफी लेटर. ओके, इसका टाइम बाद में निकालना है आपने. अब आपने पेशेंट को स्टेबलाइज करके हॉस्पिटल में एडमिट कर लिया वार्ड में. ठीक है, आईसीयू में वार्ड में पेशेंट स्टेबल है. अब जी हमारे पास एडमिशन पे वही ड्रग चलेगी, टैब एस्पारिन जो आपने स्टार्ट में दी थी, या क्लोपिडोग्रल 75/75 या नहीं है, मतलब इन दोनों का मिक्सचर है. ओके, तो एस्पारिन क्लोपिडोग्रल का मिक्सचर है 75/75, जिसमें 75 एस्पारिन है, 75 क्लोपिडोग्रल है. पर ओरल ओडी आपने देना है. दिस इज़ डुअल एंटी प्लेटलेट्स. ओके, सो किस नाम से आती हैं? लो प्लेट प्लस, डी प्लेट AP, एस्कार्ड प्लस, इस नाम से आती हैं. ये दोनों मिक्सड होती हैं उसमें. ठीक है, तो ये हमारे पास डुअल एंटी प्लेटलेट्स देनी है एज डायनामिक एंड स्टेमी कैन बी कन्वर्टेड टू स्टेमी. तो ये डुअल एंटी प्लेटलेट्स चलेंगी उस क्लॉट को रिजॉल्व करने के लिए विच वॉज ब्लॉकिंग द कोरोनरी आर्टरी एंड कॉजिंग द पेन ऑफ द पेशेंट. ओके, नेक्स्ट इज़ अगेन एंटीकोगुलेशन. पहले तो स्टार्ट में हमने अलग-अलग ड्रग्स दी थी ना इसमें, और 4 दी थी. ठीक है, यहाँ पे हमने डुअल एंटी प्लेटलेट्स देने हैं और OD में देने हैं. ठीक है, और फिर एंटीकोगुलेशन फॉर 48 to 72 आवर्स, ये आपने करते रहना. ठीक है, जिसमें हमारे पास अगेन क्या आता है? इंजेक्शन हेपरिन आता है, और इसके जो है वो क्या है? डोज 1000 इंटरनेशनल यूनिट्स पर आवर. ठीक है, और 2 cc इन 100 ml नॉर्मल सेलाइन एट द रेट ऑफ 10 microdrops per minute. Or if the injection heparin is not available and RFTs of the patient are normal, then we give injection Clexane 1 milligram per kg के हिसाब से 60 mg. ठीक है, subcutaneously BD. ठीक है, सो ये हमारे पास है. नेक्स्ट इज़ पेशेंट की BP ठीक है, पेन जो है उसके अकॉर्डिंगली आपने क्या देना है? नाइट्रेट्स. ठीक है, सो नाइट्रेट्स में हमारे पास क्या आती है? टैबलेट आती है एंजिसिट 0.5 mg सबलिंगुअल SOS. ठीक हो गया. देन इज़ अगर पेशेंट की आपने जो अब तक तो एडमिट हो गया हुआ है पेशेंट, उसकी जो लिपिड प्रोफाइल है, सारी बेस लाइन्स है वो भी आ गई होंगी ना, तो उसकी बेस पे आपने अगर तो उसकी लिपिड प्रोफाइल खराब है तो आपने उसको स्टेटिन्स देने हैं. ठीक है, स्टेटिन्स में क्या है? टैब रोविरोस 20 mg पर ओरल HS. देन इज़ बीटा ब्लॉकर. मैंने आपको कहा था एक्यूट अटैक में आपने बीटा ब्लॉकर नहीं देना. अब पेशेंट स्टेबल है, हॉस्पिटल में एडमिट हुआ हुआ है, तो अब आपने उसके ट्रीटमेंट चार्ट में लिखना है बीटा ब्लॉकर बीटा 1 सेलेक्टिव, जिसमें आता है टैब मीरोल 25 to 100 mg पर ओरल OD. ठीक हो गया. सो समझ आ गई. पेशेंट आया आपके पास इमरजेंसी में, तो तब आपने एस्पारिन क्लोपिडोग्रल देना है अलग अलग, और एंटीकोगुलेशन करनी है. पेन और BP के अकॉर्डिंग नाइट्रेट्स देने हैं. पेशेंट स्टेबल हो गया, आपने उसकी ईको करवा ली, सारे उसके टेस्ट वगैरह करवा लिए. ठीक है, और उसको जो है ना आपने एंजियोग्राफी के लिए बाद में टाइम निकाला. ठीक है, एंजियोग्राफी वैसे हम पेशेंट को ना स्टेबल करके, तो जब वो डिस्चार्ज होता है ना, फिर हम उसको कहते हैं एंजियोग्राफी करवा लें. ठीक है, एडमिशन पेशेंट का कर लिया, अगर हॉस्पिटल में उसको करना है हॉस्पिटल में एडमिट. ठीक है, एज एंड स्टेमी कैन बी कन्वर्टेड टू स्टेमी. ठीक है, तो हॉस्पिटल एडमिशन इज़ मस्ट. ऐड करके उसको हॉस्पिटल में एडमिशन करके डुअल एंटीप्लेटलेट्स एंड एंटीकोगुलेशन आपने विद इन 72 आवर्स तक आपने 42 to 72 आवर्स में देना है. साथ में उसकी पेन और BP के अकॉर्डिंग नाइट्रेट्स देने और बीटा ब्लॉकर्स ऐड कर देने हैं. अगर पेशेंट का जो है लिपिड प्रोफाइल ख़राब है तो स्टेटिन्स पे दे दो. ठीक हो गया. नेक्स्ट इज़ कि अब पेशेंट हो गया हमारा स्टेबल इमरजेंसी में भी, और उसको एडमिट करके हमने उसको 3 दिन रखा. ठीक है, 3-4 दिन रखा. अब पेशेंट ठीक है, तो अब हमने उसको डिस्चार्ज कर दिया. उसका ट्रॉपाई करवाना है. ठीक है, अगर ट्रॉपाई अब नेगेटिव आ रहा है, ठीक है, तो फिर आपने उसको डिस्चार्ज करना है विद क्लोज फॉलोअप. ठीक है, फॉर विद कार्डियोलॉजिस्ट. तो ये
क्लोज फॉलोअप फॉर कार्डियोलॉजिस्ट उसका सेट करना है। ठीक हो गया। तो जी इसकी दवाइयाँ चलेंगी 1 साल के लिए। कौन सी दवाई है? वही डुअल एंटीप्लेटलेट्स है। टैब लो प्लेट प्लस जो आपने एडमिट करके पेशेंट को दे रहे थे 75/75, जिसमें क्या है एस्पेरिन एंड क्लोपिड्रोग्रेल का कॉम्बिनेशन है। पर ओरल ओडी फॉर 1 ईयर। कन्वर्ट टू सिंगल एंटीप्लेटलेट ड्रग आफ्टर 1 मंथ इफ़ हाई रिस्क ऑफ ब्लीडिंग। ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि एंटी कोगुलेशन कर रहे हो बॉडी में क्लॉट ही नहीं बनेगा, उसको रिस्क ऑफ ब्लीडिंग है। तो अगर उसको ब्लीडिंग का रिस्क है तो आपने क्या करना है, जो डुअल एंटीप्लेटलेट्स हैं 1 महीने बाद उनको 1 कर देना। लो प्लेट प्लस की जगह हाली आप जो है लो प्लेट कर दो या एस्पेरिन कर दो। ठीक हो गया। दूसरी क्या है, टैब्रोविरोस या टैब्रोविस्टा 20 mg पर ओरल HS। दिस you will give in case of the lipid profile deranged. Okay, this is statin. Okay, next is beta blocker of admitted patient को भी दे रहे हो और discharged patient को भी दे रहे हो। beta blocker is tabmerol per oral OD 25 mg to 100 mg max। then tabsustec 2.5 mg per oral BD और TDS। so क्या क्या दे रहे हो आप? डुअल एंटीप्लेटलेट्स दे रहे हो, स्टेटेंस दे रहे हो, बीटा ब्लॉकर्स दे रहे हो। ठीक हो गया। नेक्स्ट इज फर्दर बीपी कंट्रोल वी गिव, मतलब अगर उसको बीपी हाइपरटेंसिव पेशेंट है तो आप उसको एस इनहिबिटर्स आर्ब्स देते हो, ठीक है, या कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स देते हो। ठीक है, ये तीनों चीज़ें हैं। तो इसमें एस इनहिबिटर्स में जो आपके पास ऑप्शन है दैट इज़ टैबजेस्ट्रिल 5 mg पर ओरल OD, मैक्सिमम 20 mg दे सकते हो। ठीक है, आर्ब्स में आप कौन से दे सकते हो? टैब इजी डे 25 mg पर ओरल OD, मैक्सिमम ऑफ 100 mg दे सकते हो। कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स में टैब एमोडिप 5 mg पर ओरल OD, मैक्सिमम आप 10 दे सकते हो। ठीक है, ये जो हाइपरटेंशन है इसको हम अलग से OPD केस में डिस्कस करेंगे, बट फॉर हेयर ठीक है, जो आपके पास अगर पेशेंट है तो अगर वो हाइपरटेंसिव है तो उसको आर्ब्स एसा इनहिबिटर्स और कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स पे रखोगे। ठीक है। नेक्स्ट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि पेशेंट को अगर स्टेमी है तो आपने किस तरह से PCI विद इन 90 मिनट्स एंड फिब्रोलाइसिस इन द 12 आवर्स। ठीक है, तो इसको कार्डिक कंसल्टेशन। अर्जेंट कोरोनरी एंजियो इफ पेशेंट इज़ नॉट सेटलिंग, पेन इज़ नॉट सेटलिंग। ओके, सो ऑब्वियसली जो एंजियोग्राफी परफॉर्म करे उसके साथ साथ आप इंटरवेंशन कर सकते हो। ओके, सो दिस इज़ ऑल अबाउट दिस acute coronary syndrome। आई होप यू अंडरस्टूड द टॉपिक, जिसमें हमने देखा प्रेजेंटिंग कंप्लेन, किस तरह से आप डिफ्रेंशिएट करोगे पेशेंट को DDs बना के, किस तरह से आप उसको जो है वो अर्जेंट ECG करवा के स्टेमी एंड स्टेमी को रूल आउट करोगे। स्टेमी है तो पेशेंट को जी एसएस प्रोटोकॉल स्टेबलाइज करके ना जल्दी से कार्डिक CCU भेज दो। ठीक है, और अगर पेशेंट एनस्टेमी का, अनस्टेबल एंजाइना का है तो फिर आपने किस तरह से ट्रीट करना है वो हमने बात की। एस्पिरिन देनी है, क्लोपिड्रोग्रेल एंटीकोगुलेशन करनी है अगर पेन पेशेंट की नहीं ठीक हो रही, बीपी ठीक है, नाइट्रेट्स दे दिए। ठीक है, इस तरह से मैनेज करके पेशेंट को स्टेबल किया, फिर उसको जी एडमिट कर लिया, एडमिट करके उसको डुअल एंटीप्लेटलेट्स पे डाल दिया, उसको एंटीकोगुलेशन पे डाल दिया, उसको नाइट्रेट्स अगर उसका बीपी और पेन के अकॉर्डिंगली नाइट्रेट्स दे दिए, बीटा ब्लॉकर्स पे डाल दिया अगर उसके लिपिड प्रोफाइल डीरेंज्ड है, स्टेटिन्स दे दिए, फिर उसको जी बिल्कुल 3 दिन के लिए रख के अपने पास 3-4 दिन। ठीक है, उसकी आप ट्रोपाई करवाया, नेगेटिव आ रहा है, उसकी ECG ठीक है अब, ठीक है, और उसकी जो पेन वगैरह सेटल हो गई है, पेशेंट स्टेबल है, उसको क्लोज फॉलोअप पे डिस्चार्ज कर दिया फॉर कार्डियोलॉजिस्ट। ठीक है, जिसमें आपने डिस्चार्ज में क्या लेना है, डुअल एंटीप्लेटलेट्स। अगर इसको ब्लीडिंग है तो प्लेटलेट को आधा कर दो, 1 प्लेटलेट दो। ठीक है, 1 महीने बाद साथ में उसको बीटा ब्लॉकर्स दो, नाइट्रेट्स दो। ठीक है, उसको साथ में आपने स्टेटेंस देने अगर उसके लिपिड प्रोफाइल डीरेंज्ड है। ठीक है, नाइट्रेट्स जो है वो आपने नहीं देने वैसे। अच्छा, और जो है ना आप दो उसको आप उसको जो है ना अगर वो हाइपरटेंसिव है फिर उसको हाइपरटेंसिव की मेडिसिन दो। ठीक है, एसा इनहिबिटर्स आर जो। ठीक है, तो कुछ आपके पास जो है ये
लोप्लेट प्लस क्लोपिडोग्रल एस्पाइरिन का कॉम्बिनेशन है, 75 क्लोपिडोग्रल है, 75 एस्पाइरिन है, ठीक है। ये आप कब देते हो? एडमिशन पे और डिस्चार्ज पे, ठीक है। फेरोविस्टा ये क्या था? दिस इज़ 20 mg के स्टेटेंस हैं, ठीक है। अच्छा जी, ये कब दे रहे थे आप? एडमिशन पे, अगर पेशेंट के लिपिड प्रोफाइल डिरेंज्ड एंड डिस्चार्ज पे। डिस्प्रिन है, दिस इज़ सिंपल एस्पिरिन, ओके। 75 mg की हैं, 4 टैबलेट्स आपने स्टार्ट में देनी है, ठीक है। और एडमिशन पे जो है नहीं देनी, एडमिशन पे आपने वो कॉम्बिनेशन देना है, ठीक है। और डिस्चार्ज पे भी कॉम्बिनेशन। दिस इज़ हेपरिन इंजेक्शन जो कि आप देते हो। दिस इज़ द डीप्लेट AP, which is again the combination of clopidogrel and aspirin, which we will give in case of admission and the discharge. Then Claxane, okay, which is the alternative for heparin, and heparin was not available to you to give this. So this is all about acute coronary syndrome.